आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जीरो चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। आज आप देख रहे हैं सेकेंड लेक्चर जीरो चैप्टर का, जिसमें हम सीखेंगे फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। अब फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है ये कौन बताएगा? ये फिजिक्स की डेफिनेशन बताएगी। और फिजिक्स की डेफिनेशन 9th क्लास में आप लोग बहुत अच्छे से याद करके आए हैं, एक दफा रिपीट कर देते हैं। तो फिजिक्स is the branch of science that deals with the study of matter, energy and their mutual relationship। यानी फिजिक्स में कुल मिलाकर तीन बातें पढ़ेंगे। मैटर पढ़ेंगे, मैटर का मतलब है जितना भी सॉलिड है, जितना भी लिक्विड है, जितना भी गैस है, इन सबको पढ़ेंगे। एनर्जी, एनर्जी का मतलब है जितनी भी किस्म की एनर्जीज हैं, साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, और भी बहुत सी एनर्जीज हैं, उनको भी पढ़ेंगे। और तीसरी बात है म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे जिनमें मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उनको भी पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर एटॉमिक बॉम्ब आप लोग जानते हैं यूरेनियम से बनता है। यूरेनियम इज अ सॉलिड और हर सॉलिड मैटर होता है, तो इसका मतलब एटम बॉम्ब जो है वो एक मैटर है। लेकिन जब एटम बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो आप जानते हैं उसके नतीजे में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट होती है, और हीट एनर्जी है। यानी एटम बॉम्ब की जो एक्सप्लोजन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं जिनमें एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब हमें तीन चीजें पढ़नी है, सारा मैटर पढ़ना है, सारे किस्म की एनर्जीज को पढ़ना है, और इनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसको भी पढ़ना है। लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ा सा मसला कर सकती है। जरा इमेजिन करें कि आपका एक दोस्त आपके घर आकर बेल बजाता है और कहता है कि यार हमारा लॉक खराब हो गया, वो तो सही कर दो। मैं कहता हूँ भाई मैं फिजिसिस्ट हूँ, लॉक नहीं ठीक कर सकता। वो कहेगा कि भाई आप लोगों ने ही डेफिनेशन बनाई है कि फिजिक्स में आप लोग मैटर को स्टडी करते हैं, यानी सॉलिड लिक्विड गैस को स्टडी करते हैं, तो मेरा जो लॉक है वो भी तो सॉलिड है, तो आप क्यों नहीं उसको सही कर सकते? तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई मैं मैटर के बारे में हर चीज नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मैटर के कुछ खास एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं चंद एक आपको बता देता हूँ। जैसे हम ये डिस्कस करेंगे कि मैटर मूव कैसे करता है, उसके लॉज ऑफ मोशन क्या है, यानी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैटर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम देखेंगे मैटर मैटर के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, कोलाइड कैसे करता है। तो ये वो एस्पेक्ट है जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये नॉलेज बहुत ज्यादा है, और एक शख्स का पूरी फिजिक्स के सारे नॉलेज को ग्रैब करना, अंडरस्टैंड करना, अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि हमें फिजिक्स को डिवाइड करना पड़ता है डिफरेंट ब्रांचेस में, ताकि एक शख्स जो है किसी एक ब्रांच में एक्सपर्टीज हासिल कर सके। जब आप ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं तो यही ब्रांचेस का थोड़ा थोड़ा टेस्ट आपको फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में मिलेगा। यानी आपके जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं वो असल में फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस से रिलेटेड हैं। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। बच्चों, फिजिक्स के नॉलेज को डिफरेंट ब्रांचेस में इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि कभी कभार हमारे पास किसी एक टॉपिक पर नॉलेज इतना ज्यादा हो जाता है कि एक शख्स का वो सारा नॉलेज हासिल करना मुमकिन नहीं रहता। तो हम फिजिक्स को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं ताकि लोग आसानी से किसी एक ब्रांच में एक्सपर्टीज हासिल कर सकें। यही वजह है कि आप अगर अपनी बुक को देखें तो उस फिजिक्स की बुक में डिफरेंट चैप्टर्स हैं, वो असल में फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस ही हैं। आइए इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझते हैं जो आपकी एफएससी के सिलेबस में मौजूद है, और वो एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट की। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली वायर्स के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हर वायर में, मेटल की बनी हुई हर वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री मौजूद होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। एक साइंस के तालिब इल्म के लिए ये बात जरूरी है जानना कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जिनकी बिना पर इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर में फ्लो करेगा। अब जब साइंस के स्टूडेंट्स देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बैटरी है और हम उस बैटरी के साथ एक बल्ब जो है वो अटैच करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो बल्ब जलता है, जो कि इस बात का पता दे रहा है कि हमारे पास बल्ब जब बैटरी से कनेक्टेड होता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने की क्या वजह बनी? तो हम देखते हैं कि बैटरी के अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि चार्जेस को फ्लो करवाना शुरू कर देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बनाने की, यानी कि चार्जेस को फ्लो करने का एक तरीका हमारे पास बैटरी है, यानी कि केमिकल एनर्जी है। इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में।
लेकिन हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि क्या हमारे पास कोई और तरीका भी है जिससे हम इन चार्जेस को वायर के अंदर फ्लो करने पर मजबूर कर सके। तो उसमें एक तरीका टेम्परेचर के डिफरेंस का भी आता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर मेरे पास दो जार हैं जिनमें एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी, और मैंने इस कंटेनर के अंदर एक फैन लगाया हुआ है। तो अब एक तरफ टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक तरफ टेम्परेचर कम होगा। तो जरा देखिएगा कि हमारे पास ये फैन जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से चलना शुरू कर देगा, जिससे ये पता चल रहा है कि टेम्परेचर के डिफरेंस होने से भी चार्जेस जो है वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अब ये एक नया तरीका है, यानी हम लोगों ने बनाया करंट ही है लेकिन एक नई तरीके से बनाया। तो इसके लिए एक नई ब्रांच चाहिए जिसमें कुछ लोग सिर्फ इसी प्रोसेस को पढ़ें, इसकी थ्योरी बनाएं, इसकी मैथमेटिक्स डेवलप करें और इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बनाने का एक और तरीका भी है। आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर इस वक्त चार्ज है। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है बैटरी की तरह, इसके अंदर कोई टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है इसकी तरह। लेकिन जब मैं इन दोनों वायर्स को इकट्ठा करता हूं तो जरा देखिएगा, तो आपने देखा कि किस तरह से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो किया है। तो यहां पर भी आपके पास वही चार्जेस जो है वो फ्लो किए हैं, लेकिन ये एक नया तरीका है। इसके लिए एक नई ब्रांच होनी चाहिए जिसको हम स्टडी करें। तो इसके लिए फिजिक्स में एक नया चैप्टर भी होगा। तो आप इसको चैप्टर नंबर 12 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, लेकिन आउटपुट वही है, करंट दे रहा है, बिल्कुल पहले दो मेथड्स की तरह। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें ये ख्याल आता है कि यार इन सारे मेथड्स में हमारी जो इनपुट है या तो वो केमिकल है या वो टेम्परेचर डिफरेंस है या फिर हम देख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि अगर मैं अपने हाथ से किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूं, अपने बाजू के जोर से जनरेट करूं, क्या मैं बाजू के जोर से करंट जनरेट कर सकता हूं, चार्जेस को फ्लो करने पर मजबूर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, और ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। जरा देखिए इस जनरेटर को, आप लोग देख रहे हैं इस जनरेटर के सामने एक बल्ब कनेक्टेड है। तो मैं जब इसको मूव करता हूं, कुछ इस तरह से रोटेट करता हूं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक करंट जो है वो जनरेट हो गया जो बल्ब को मुसलसल जला रहा है। तो स्टूडेंट्स ये भी एक नया तरीका है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी अभी हम लोगों ने करंट ही बनाया लेकिन एक नए मेथड से बनाया, तो इसके लिए एक नई ब्रांच चाहिए जिसमें सिर्फ इसी को हम स्टडी करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स जरा देखिए, ये मेरे पास एक सोलर पैनल मौजूद है और सोलर पैनल के बारे में आप लोग जानते हैं ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। आप देख रहे हैं कि इस सोलर पैनल के साथ एक वोल्ट मीटर मैंने कनेक्टेड रखा है और वो वोल्ट मीटर के ऊपर जो रीडिंग है वो आपको ये बता रही है कि कुछ ना कुछ करंट इस वक्त सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि कमरे के अंदर मौजूद लाइट जो है वो इसकी सरफेस पर फॉल कर रही है। और हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको कवर कर दूं और कोई लाइट इस तक ना पहुंचने दूं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो वोल्ट मीटर है उस पर कोई रीडिंग नहीं आ रही, यानी कि करंट जीरो हो गया। तो जिस तरह से मैंने करंट जीरो किया, इस तरह से मैं करंट को बढ़ा भी सकता हूं अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा कर दूं। तो अगर मैं ज्यादा लाइट इस सोलर पैनल पर फॉल करवाऊंगा तो आप देखेंगे कि वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग है वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का ही एक नया तरीका है। इसके लिए हमें नई तहकीक चाहिए, नई रिसर्च चाहिए, तो हमें फिजिक्स की नई ब्रांच चाहिए होगी। तो इसको हम फिजिक्स की ब्रांच मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर नंबर 19 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तौर पर पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा फर्स्ट ईयर में। इन सब मेथड्स में एक बात कॉमन थी और वो ये थी कि डिवाइस तक करंट पहुंचाने के लिए हमें एक वायर की जरूरत है, एक मीडियम की जरूरत है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम वायर के बगैर डिवाइस तक करंट पहुंचा सकें? तो स्टूडेंट्स ये भी मुमकिन है और ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। ये देखिए, ये मेरे पास एक डिवाइस है जिसकी खास बात ये है कि एनर्जी इसके अंदर मौजूद नहीं रहती, बल्कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में इसके बाहर आ रही होती है। अगर आप अंधेरे में इसको देखें तो आपको नजर आएगा कि वाकई इसके अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म जो है वो मौजूद है जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो इसके बाहर तक आ रही है। और ये जो बाहर एनर्जी आ रही है, अभी हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी जो है वो वायर्स के अंदर मौजूद होती है, यहाँ एनर्जी बाहर आ रही है। तो अगर मैं ये रॉड जो है
इसके करीब लेकर आऊं तो आप देखेंगे कि ये रॉड जो है इससे दूर होने के बावजूद जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को वायरलेसली ट्रांसमिट किया। इसका एक और मेथड भी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 में, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें हम देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह वायर्स के बगैर इलेक्ट्रिसिटी को भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास एक ही टॉपिक पर इतने ज्यादा नॉलेज हो जाता है कि हमें उसको डिवाइड करके फिजिक्स की डिफरेंट कैटेगरीज बनानी पड़ती हैं। स्टूडेंट्स, सारे ब्रांचेस या सारे चैप्टर्स हैं तो फिजिक्स के ही, तो इनमें जहां कुछ डिफरेंसेस होंगे वहां बहुत सी सिमिलैरिटीज भी होंगी। ये देखिए, मेरे पास एक बॉल है, आप जानते हैं इसका वेट जो है वो हमेशा इसको डाउनवर्ड जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसके वेट के ऑपोजिट अपवर्ड कोई फोर्स दूं तो मैं इसको हवा में सस्पेंड कर सकता हूं। अब इसको करने के कई तरीके हैं जो डिफरेंट चैप्टर्स में आप लोग सीखेंगे। मिसाल के तौर पर जब आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, तो ये काम आप एयर के जरिए करेंगे। तो जैसे कि मेरे पास ये एक हेयर ड्रायर है, ये अपवर्ड एयर की फोर्स जनरेट करेगा और इसके वेट के अगेंस्ट एक फोर्स जब जनरेट होगी तो देखिएगा क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो बॉल है वो हवा में फ्लोट कर रही थी। बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए, ये मेरे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का भी कुछ वेट है जो इसको डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अगर मैं इस मैग्नेट को इस डिवाइस के ऊपर रखूं, ये डिवाइस के अंदर एक खास किस्म का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने इसको लेविटेट कर लिया। अब ये आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे, लेकिन है ये लेविटेशन। इसी तरह से चीजों को हवा में सस्पेंड करने के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज कर सकता हूं। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि अगर हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ना है तो ये बाकी सब्जेक्ट्स हम क्यों रख रहे हैं, यानी एफएससी में आप लोगों को इंग्लिश क्यों पढ़नी है, उर्दू क्यों पढ़नी है, केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है, मैथमेटिक्स क्यों पढ़नी है? क्योंकि किसी भी एक सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली पढ़ा नहीं जा सकता, हमेशा दूसरे सब्जेक्ट्स को उसके साथ ओवरलैप करके पढ़ना पड़ता है। इसी तरह आप देखेंगे कि फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ केमिस्ट्री की चीजें अंदर नजर आएंगी, कुछ मैथमेटिक्स की चीजें अंदर नजर आएंगी। तो वो क्या वजह है उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखिए, सपोज करें आप एक बायोलॉजिस्ट हैं। बायोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? उसका काम होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन को पढ़ना। अब सपोज करें एक शख्स जो है वो ह्यूमन को पढ़ रहा है। जब वो ह्यूमन को पढ़ेगा तो वो ह्यूमन के जो जोड़ होते हैं उनको भी पढ़ेगा। जब वो जोड़ को पढ़ेगा तो वो जोड़ की मूवमेंट भी पढ़ना चाहेगा, लेकिन मोशन तो हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बायोलॉजी के नॉलेज को फिजिक्स के साथ मर्ज करके एक नई ब्रांच बनानी पड़ेगी। इसे हम कहते हैं बायोफिजिक्स, जिसमें बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स का भी कुछ टेस्ट होगा ताकि वो मोशन को स्टडी कर सके। बिल्कुल इसी तरह से जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जमीन को पढ़ते हैं, लेकिन जब आप जमीन को पढ़ रहे होंगे तो जमीन की भी तो मोशन को पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिक्स को आपको ब्लेंड करना पड़ेगा जियोलॉजी के साथ, तो यहाँ से एक नई ब्रांच आएगी जिसे हम जियोफिजिक्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जब आप सितारों को, सैयारों को पढ़ रहे होंगे तो उनकी भी तो मोशन होगी, तो उनको पढ़ते हुए आपको फिजिक्स को भी बीच में ब्लेंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक नई ब्रांच आएगी एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स को मिलाकर, जिसे हम एस्ट्रोफिजिक्स कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को इकट्ठा करके हम फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने ना सिर्फ प्योर फिजिक्स पढ़नी है बल्कि थोड़ा बहुत दूसरे सब्जेक्ट्स का टेस्ट भी आपको फिजिक्स में मिलेगा। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूँ चैप्टर्स के बारे में जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मेजरमेंट। इसमें आप ये देखेंगे कि मेजरमेंट कैसे ली जाती है, फिर वो जो मेजरमेंट ली जाती है उसमें अगर एरर आ जाए तो वो कितने टाइप्स का हो सकता है, उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, और अगर मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है वो कितने टाइप की हो सकती है और उसे कैसे रिड्यूस करेंगे। और आप देखेंगे इस चैप्टर में कि हम प्रिसाइज मेजरमेंट किसी और